हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने अलग अलग टाइप्स के बेसिक्स ग्राफ देख लिए थे, जैसे कि मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के हमने ग्राफ देखे थे। आज हम क्या देखने वाले हैं, इन ग्राफ के ऊपर होने वाली चीज़ें, मतलब जैसे कि अगर मैं इन ग्राफ को मर्ज कर देता हूँ तो क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं मॉड्यूलस को मैं क्या कहाँ लगा सकता हूँ, क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो आज हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने लास्ट टाइम बेसिक ग्राफ के देखे थे, तो आज हम क्या देख रहे हैं, सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ some transformation of स्पेशल फंक्शन। ठीक है, तो सम आज हम क्या देखने वाले हैं, सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन। तो आज हम सबसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, और इसके ऊपर होने वाले 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देखने वाले जो हमें बहुत यूज आते हैं, जो हमें याद भी रखने हैं। अगर याद नहीं है तो हम उसको बना भी सकते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूलस फंक्शन। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही था, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है, ये हमारा फंक्शन होता है। इसको हमने ब्रेक करके देखा था, ब्रेक करके क्या बोलता था, ये प्लस x देगा या तो माइनस x देगा। प्लस x कब देगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और माइनस x कब देगा, जब x इज लेस देन 0 होगा। हाँ कि ना, हमने इसका ग्राफ भी बना के देखा था। इसका ग्राफ हमारा कुछ वी टाइप बना था, इस टाइप का। तो ये हमारा y इक्वल्स टू माइनस एक्स डोमिनेट करता था और ये y इक्वल्स टू प्लस एक्स डोमिनेट करता था। तो ये हमारा बेसिक मॉड्यूलस फंक्शन का क्या था, ग्राफ था। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस करने से क्या मॉड्यूलस फंक्शन में फर्क आता है और क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूलस फंक्शन। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला फंक्शन है वो क्या है, हमारा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, तो हमने अब तक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, अब तक हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं उनको रिपीट करते हैं और देखते हैं कि कितना हम उसको इसमें कितना अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, अब वही अगर मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट में को ऐड करता हूं तो उससे फंक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है उसको देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x अगर हम जाने तो कैसे बनाएंगे, तो ये y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बनेगा, है ना। ये मेरा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, +1 यूनिट ऐड कर दे रहा हूँ। तो +1 यूनिट जब मैं ऐड करूँगा तो ये क्या काम आ जाएगा, हमारा ग्राफ एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 बनेगा। अगर मैं देखूँ तो हमने वही बात करी थी, जब भी हम कोएफिशिएंट में कोई वैल्यू को ऐड करते हैं तो ग्राफ क्या होता है, एक स्टेप मूव अपवर्ड कर जाता है। तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम भी हम देखते हैं आए रहे, प्रीवियस लेक्चर भी हमने इसको डिस्कस किया था। क्या, जब भी मैं कोई मॉड्यूलस फंक्शन के जब भी कोई मैं फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई कांस्टेंट कोई कोएफिशिएंट को ऐड करता हूं तो हमारा ग्राफ उतनी वैल्यू से स्टेप ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 की अगर हम बात करेंगे तो क्या फर्क होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या, जब भी मैं कोई कांस्टेंट को माइनस करता हूं तो वो ग्राफ हमारा उतने स्टेप नीचे चला जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 कैसा हो जाएगा, ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। तो जो हमने देखा था वैसा का वैसा सब कुछ है। अगर मैं प्लस करूंगा तो हमारी उतनी वैल्यू से ऊपर की तरफ चला जाएगा, अगर मैं माइनस करूंगा तो उतनी वैल्यू से वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी तक देखा हुआ है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं तो वर्टेक्स को क्या फर्क पड़ेगा, ये भी मॉड्यूलस का वर्टेक्स होता है। ये हमारा 0,1 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी 0,0 हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी 0,-1 हो जाएगी। देखो कुछ फर्क नहीं हुआ। तो अगर मैं अपवर्ड y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x की बात करूं तो इसका जो डोमेन होगा, उसका डोमेन, तीनों का डोमेन क्या होगा, तीनों का डोमेन, तीनों फंक्शन का, all three cases has domain
बिलोंग्स टू आर। तो सभी तीनों केसेस में क्या होने वाला है, जो हमारा डोमेन है वो तो आर ही रहेगा, बट हम देखते हैं कि रेंज में क्या फर्क होगा। अगर मैं केस वन की बात करूं, जो केस वन हमारा है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनाइट पे। और अगर मैं केस टू की बात करूं, केस टू जो कि हमारा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x है, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनाइट होगा। और वैसे अगर मैं बात करूं केस थ्री की, तो केस थ्री जो हमारा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 है, इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, -1 से लेके इन्फिनाइट होगा। तो ये हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हम अभी तक देखते ही आए हैं। ये हमने लीनियर में भी देखा था, ये हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था। क्या अगर मैं कोई कांस्टेंट से प्लस या माइनस करता हूं तो क्या होता है, हमारा ग्राफ अकॉर्डिंगली उतना ऊपर और उतना डाउनवर्ड साइड शिफ्ट होता है। तो ये हमारा मॉड्यूलस पे भी सेम प्रोसेस ही होगा। क्या हमारा ग्राफ उतने स्टेप ऊपर चला जाएगा, उतने स्टेप नीचे चला जाएगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसके अंदर हम क्या और चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, तो अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x की अगर मैं बात करूं, तो पहले y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x बना लेते हैं। तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x कैसा हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x हमारा ऐसा हो जाएगा, जहाँ कहाँ से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है। अगर हम बात करें माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, तो माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x को क्या फर्क पड़ जाएगा, तो माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x का जो फर्क पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ डाउनवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो डाउनवर्ड साइड चला जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन वापस r रहने वाला है, और रेंज जो होगा वो रेंज क्या हो जाएगा, -∞ से लेके 0 की तरफ चला जाएगा। मतलब ये हमने देखा था, ये हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था कि क्वाड्रेटिक में अगर मैं -x², अगर मैं x² के कोएफिशिएंट को नेगेटिव कर देता हूं तो हमारा कर्व का मुंह डाउनवर्ड साइड होता है, अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो अपवर्ड साइड हो जाता है। तो वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। क्या अगर मैं प्लस कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, और माइनस कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट, तो अगर इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देख लें, तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 और y इक्वल्स टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ये क्या चला जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा। ये कौन सा ग्राफ बनेगा, y इक्वल्स टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा। और अगर सिमिलरली अगर हम एक बात करें ये वाला ग्राफ बनाएंगे, तो ये वाला ग्राफ कौन सा बन जाएगा, ये मेरा बनेगा y इक्वल्स टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। वही बात है, अगर +1 करूंगा तो ग्राफ एक स्टेप ऊपर चला गया, और अगर माइनस कर रहा हूं तो एक ग्राफ 1 स्टेप नीचे चला गया। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर मैं कोई कोएफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो वापिस अगर मैं बोलूँ केस 2 केस 3, इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -∞ से -1, और इस वाले का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -∞ से +1। ठीक है, तो मतलब रेंज में फर्क पड़ेगा। बाकी हर केसेस में जो डोमेन होने वाला है वो आर ही होने वाला, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम नहीं डाल सकते, हम सारी की सारी वैल्यू डाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत है किसका, मॉड्यूलस ऑफ x का। तो ये अगर हम थोड़ा बात करें, ये तो हमने कोएफिशिएंट के अंदर क्या किया, प्लस किया, माइनस किया। ठीक है, अगर मैं कोई कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं नॉर्मल मॉड्यूलस फंक्शन की ग्राफ बनाएंगे तो हमारा नॉर्मल मॉड्यूलस फंक्शन हमारा ऐसा होगा, हाँ कि ना। चलिए, तो अगर इसमें 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा टूवर्ड्स द x एक्सिस चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू x/2 की अगर मैं बात करूं तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हुआ y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, और y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x/2।
तो ये हमने उस क्वाड्रेटिक में ही पढ़ा था। अगर मैं कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ग्राफ का जो पेटल्स होते हैं वो टुवर्ड्स द वाई एक्सिस शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर मैं कोई कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हमारे पेटल्स होते हैं वो टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। बट इस केसेस में क्या होगा, इस केस में ना ही हमारा डोमेन क्या रहेगा, डोमेन हमारा आर रहने वाला है, और रेंज भी क्या होगा, रेंज भी बिलोंग्स टू आर रहेगा। सॉरी, रेंज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज हमारा 0 से लेके इन्फिनाइट रहने वाला है। ठीक है ना, तो तीनों केसेस में क्या होगा, डोमेन आर होगा और रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनाइट होगा। तो ये हमने जैसे क्वाड्रेटिक में बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, तो हम वही ट्रांसफॉर्मेशन अभी देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगर मैं नेक्स्ट ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। तो ये हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था। तो जब भी मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालता था तो क्या होता था, ग्राफ हमारा अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट को शिफ्ट होता था। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अगर मैं बोलूँगा तो ये अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये अगर ये मेरा मॉड्यूलस ऑफ x है ना, अगर मुझे बनाना है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, तो ये हमने उसमें भी देखा था क्या करना होता है, एक स्टेप आगे चला जाएगा। और अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। ये हमने देखा था, मैंने बोला था कंफ्यूज हटाने के लिए आप एक वैल्यू डाल सकते हो, +1 -1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, 0, ये वाली वैल्यू 0, 0, ये वाली वैल्यू 1, 0। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ये इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो कोई वैल्यू आगे की तरफ जाएगी, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो वैल्यू पीछे की तरफ आएगी। तो देखो जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे थे, जैसा जैसा ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्वाड्रेटिक में देखा, अभी तक वही सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन मॉड्यूलस फंक्शन में भी लग रहा है। बस फर्क क्या हो रहा है, तो जो क्वाड्रेटिक के पेटल्स हुआ करते थे वो थोड़े कर्वेचर नेचर के होते थे, और बट जो हमारे मॉड्यूलस फंक्शन के जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन की मदद से बने गए हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने क्वाड्रेटिक में देखा था तो वही सेम टू सेम अभी तक अप्लाई हो रहा है मॉड्यूलस फंक्शन में। बट यहाँ पे जो हमारा काम है वो क्या है कि मॉड्यूलस फंक्शन में भी और जगह फर्क पड़ता है। जैसे क्वाड्रेटिक में इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्वाड्रेटिक में उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन था, बट मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन में एक चीज और ऐड आती है कि आप जो मॉड्यूलस लगा रहे हो वो आप किसके ऊपर लगा रहे हो, आप उसको एक्स एक्सिस एक्स पे लगा रहे हो या आप उसको वाई पे लगा रहे हो। मतलब यहाँ पे आप मॉड्यूलस जो लगा रहे हो आप उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर लगा रहे हो या डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर लगा रहे हो। ठीक है, तो चलो उसको भी आज थोड़ा देख लेंगे। ओके, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लिया, फिर आगे बात करते हैं। तो डोमेन और रेंज क्या रहेंगे, डोमेन अभी भी हमारा आर रहेगा और रेंज जो होगा वो हमारा होगा 0 से लेके इन्फिनाइट। तो डोमेन हमारा क्या होगा, आर होगा, और जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनाइट। मतलब इससे भी कोई हमारे रेंज और डोमेन को फर्क पड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब देखो, हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं जो अलग अलग टाइप के, मतलब जो हमें थोड़ा अलग तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, चलो तो सर हमें ग्राफ की मदद क्या आई, है ना, हम ग्राफ कर रहे हैं, ग्राफ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्राफ की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका रूट्स निकालना, है ना, वो हमारे लिए फिजिबल नहीं होता। ठीक है, तो ग्राफ वहाँ पे हेल्प करता है। ग्राफ क्या बोलता है, तो सम ट्रिक, जो हम ट्रिक सीखने वाले हैं जो हम मोस्टली नहीं जानते हैं तो बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सम ट्रिक की अगर हम बात करें तो ये इसका यूजफुल ज़्यादातर कहाँ है, जैसे कि अगर आपको किसी ने क्वेश्चन बोला कि सर मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी तक हमने इस टाइप के ग्राफ नहीं देखे। सर ये कहना क्या चाहता है, मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐसे ग्राफ जब आ जाते हैं, ऐसे ग्राफ जब आ जाते हैं कि जिसका LHS जो है और एक RHS जो है, अगर हम बात करें, अगर मैं बोलूं जो LHS है हमारा, LHS हमारा एक मॉड्यूलस फंक्शन है
हाँ कि ना। LHS जो है हमारा एक मॉड्यूलस फंक्शन है, बट यहाँ पे जो RHS जो है वो कैसा फंक्शन है, वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। LHS जो है वो है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है, RHS जो है वो यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है। तो जब ऐसे हो जाता है कि LHS में कोई हमारा अलग फंक्शन है, RHS में एक हमारा अलग फंक्शन है, ये हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया है, बट इसका यूजफुल हम बहुत जगह करते हैं, ठीक है। इसका यूज हमारे बहुत जगह काम आने वाला है, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें बहुत बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो LHS में जो है, LHS में हमारा एक अलग सा फंक्शन है, RHS में एक अलग सा फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई चीज बन जाती है तो आपको करना क्या है, आपको दो अलग अलग फंक्शन से बताना है। तो अगर मैं बोल सकता हूं क्या, जो मेरा LHS है क्या वो मेरा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x के बराबर है, हाँ कि ना। LHS जो है क्या मेरा वो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं जो RHS जो है क्या मेरा y इक्वल्स टू 2 के बराबर है, हाँ कि ना, ये बात बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे मॉड्यूलस x नहीं होता तो y होता, तो y इक्वल्स टू 2 बोल सकता था। अगर एक काम कर सकते हो, ये बोल सकता हूँ कि मतलब ये जो है मेरा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x के बराबर है और 2 भी जो है मेरा y के बराबर है। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है जिसको हमने किसके बराबर कर रखा है, इक्वल्स टू के द्वारा उनको सेपरेट कर रखा है। यहाँ पे हमारा LHS एक अलग फंक्शन है, RHS एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे ग्राफ का यूसेज क्या आता है कि अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं तो आपको करना क्या है, एक LHS का अलग से ग्राफ बनाओ, RHS का अलग से ग्राफ बनाओ। तो जहां भी ये दोनों दूसरे को मीट करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक x एक्सिस बना लेते हैं, हमारे एक्सिस बना लिए, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अगर मैं बोलूँ तो ये जो हमारा ग्राफ बनता है ये कौन सा है, ये मेरा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ है, हाँ कि ना। ये मेरा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ है। और एक ही तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा, ये मेरा y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है, हाँ कि ना, हाँ ना। अगर मैं बोल रहा हूँ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ का ग्राफ बनाया और एक y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाया, तो जहाँ ये दोनों मीट कर रहे हैं, है ना, नॉर्मली हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना रहता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई पूछेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये दोनों ग्राफ कितनी जगह एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, 2 जगह मीट कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, तो इस ग्राफ का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होंगे, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ एक दूसरे को 2 जगह पे मीट कर रहे हैं। समझ में आया। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हमें ग्राफ मिलेंगे या जो हमेशा क्वेश्चन मिलते हैं वो हमें इजिली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आप जो कन्वेंशनल मेथड यूज करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, थ्योरेटिक इक्वेशंस के, ट्रिग्नोमेट्री के या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ऐसे जो कन्वेंशनल मेथड यूज करने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि आपसे वो इजीली सॉल्व हो जाए, बट वो चीज आपको इजीली सॉल्व कर देता है, वो ग्राफ सॉल्व कर देता है। क्या, क्योंकि देखो इस टॉपिक के ऊपर या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन तो बनता ही है। क्या वो आपको एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको ग्राफ को अलग अलग बनाना है। एक y एक्सिस का LHS का ग्राफ बना लीजिए, एक RHS का ग्राफ बना लीजिए, दोनों को जहाँ दूसरे को मीट कर रहे हैं तो वो हमारे होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे एक अच्छी सी ट्रिक है जो बहुत काम आती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि हमें ग्राफ बनाना जाता है, हमें ग्राफ बनाना आ जाता है, बट हमको एग्जाम में यूज नहीं कर पाते, क्योंकि कोई, मैंने पहले बोला था, ये ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली कभी नहीं आता, हमेशा इनडायरेक्टली आएगा। तो ये उस टॉपिक में कंसीडर किया जाता है। तो वो आपको क्या पूछेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लिया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, एक LHS का ग्राफ बना लिया, एक RHS का ग्राफ बना लिया, जहां भी एक दूसरे को मीट करेंगे वो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो अगर मैं बोलना चाहूं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे हमारे, 2, हाँ कि ना। नॉर्मली हमें वो नहीं पूछने वाला कि वो कहाँ मीट करेंगे, नंबर सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है। अगर पूछ भी ले तो हम जानते हैं कहाँ मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि y-2,2 पे मीट कर रहे हैं, ये 2,2 पे मीट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर वो पूछे या नहीं पूछे, हमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये -2,2 होगा, ये 2,2 होगा। अगर पूछ लिया तो ठीक है, नॉर्मली वो पूछता नहीं है, बस वो जानना चाहता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से आता है। तो ग्राफ का मेनली यूज यहाँ होता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो मैं इसकी मदद से बता सकता हूँ। तो ये हमने पहला ग्राफ का यूसेज देखा कि ये कहाँ काम आता है, तो ये ज़्यादातर यहाँ काम आता है, ठीक है। तो ये बस को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। आगे का जो हम थोड़ा बहुत देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आगे के जो हम ग्राफ्स देखने चाह रहे हैं, जो इनके ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, तो उससे पहले मुझे 4 इनइक्वालिटी के मतलब पता होना चाहिए। एक होता है इस टाइप का, एक होता है इस टाइप का, एक होता है हमारा इस टाइप का, और एक होता है हमारे इस टाइप का, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको ग्रेटर देन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको लेस देन बोला जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लेस देन इक्वल्स टू पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला साइन है वो क्या है? वो हमारा ग्रेटर देन का है। सेकेंड साइन जो है हमारा लेस देन का है। थर्ड साइन जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है। एंड फोर्थ साइन जो है हमारा लेस देन इक्वल्स टू का है। इसमें हम क्या, इसको, इसका कहने का मतलब क्या होता है? तो जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। सिमिलरली इसमें भी जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको भी क्या करेंगे? पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं? एक्सक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? इसमें हम पर्टिकुलर वैल्यू क्या करने वाले हैं? इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। वही काम इसमें भी क्या करने वाले हैं? पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। ओके, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पर्टिकुलर वैल्यू को हम एक्सक्लूड करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे। इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड करने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं? पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड करने वाले हैं। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कहना क्या चाहता है, फिर आगे उसको अप्लाई करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, चलो देखो, अगर मैं बोलना चाहूं x ग्रेटर देन 2, एक होगा x लेस देन 2, एक वैल्यू होगी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एक वैल्यू है हमारी x लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक बार हम सिर्फ बेसिक नॉलेज देख रहे हैं कि करना क्या है, ठीक है। ये आपको एक बार, मतलब हम जब एक चैप्टर करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि इनका मतलब, इनको यूज ब्रीफली कैसे करना है। एक बार जो हम आने वाले ग्राफ है उसमें इनका यूसेज है, इसलिए इनको क्या करें, एक बार हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो x ग्रेटर देन 2, अगर मैं x की एक नंबर लाइन बनाऊँ तो 2 कहीं यहाँ लाई करेगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे याद रखना, ये हमेशा किसके लिए वैलिड होंगे? जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए होंगे। सारे के सारे केसेस में x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक 2 बनाया, जो हमें वैल्यूज को बना दीजिए, राइट साइड प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। ग्रेटर देन बोला है तो यहाँ से 2 से लेके सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। ये इसका मतलब होता है ग्रेटर देन 2 का। और देखो यहाँ पे लेस देन नहीं है, तो इसका हमने क्या बोला था, जब भी ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, हम पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करने वाले हैं? एक्सक्लूड करने वाले हैं। तो इसको एक होलो सर्कल बना दो। तो मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं बोलूँ तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये 2 है, ये इन्फिनिटी है, तो इसका जो वैल्यू है वो कैसा है? वो ऐसा है। तो हम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बारे में जानते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 से लेके इन्फिनाइट। हमेशा याद रखना, प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट में हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी कहाँ जाके खत्म हो रहा है ना। ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट क्या शो करता है कि हमें पता है उस चीज़ का एंड कहाँ है, बट इन्फिनिटी का हमें एंड नहीं पता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी यूज़ करेंगे, हमेशा वो किस में होंगे? ओपन ब्रैकेट में होंगे, कभी भी वो क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे अगर मैं बात करूँ x इज लेस देन 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, 2 एंड इन्फिनिटी।
अब लेस देन बोला है तो अब यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ से लेके पूरी पीछे की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेके टू ओपन ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, इसको हमें एक्सक्लूड करना है। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इसका तो वापिस क्या हो जाएगा, 2 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्लोज ब्रैकेट, तो ये क्या आ जाएगा ऐसा, तो मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके इन्फिनाइट। और वैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी 2 एंड इन्फिनिटी, यहाँ से लेके लेस देन बोला है तो यहाँ, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 क्लोज ब्रैकेट। तो मतलब ये थोड़ा बहुत बेसिक हमने देखा है कि कैसे क्या, हमेशा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब हमने GIF का ग्राफ बनाया था, अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड करता हूँ तो ग्राफ में उसको कैसा बनाएंगे, हम डार्क सर्कल बनाएंगे, और अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सक्लूड करता हूँ तो उसको हम हमेशा होलो सर्कल से बताएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक हो गया कि अगर इनइक्वालिटी होती है तो उनको क्या समझा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इक्वल्स टू क्या होते हैं, इक्वल्स टू हमें फाइनाइट वैल्यू सेट्स देते हैं, फाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं, बट इनइक्वालिटी क्या होते हैं, हमें क्या देते हैं, सेट्स ऑफ सॉल्यूशन देते हैं, मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, मतलब हमें बहुत सारे सेट्स ऑफ सॉल्यूशन देते हैं। बट इक्वल्स टू हमें क्या देते हैं, कोई हमें डिपेंड करता है कि नंबर और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, उस हिसाब से हमें वो सॉल्यूशन देने वाला है, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो आगे बात करते हैं, तो इनके यूसेज से हम थोड़े बहुत मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, है ना, जो हम उतनी ही प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की डिफाइन करेंगे जितनी अभी हमारे फिलहाल काम आती है। मैं आपको सारी प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, जैसे आप कैलकुलस पढ़ोगे तो अलग आ जाएगी थोड़ी, है ना, जो आप उसमें अलग देखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा अलग देख लोगे। तो अभी तक जितना बेसिक अलजेब्रा में भी चल रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फिलहाल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस देखनी जो हमारे रेगुलर में काम आने वाली है। तो आज हम सिर्फ उतना ही देखेंगे, बाकी का हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, चलो। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस। क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बोलना चाहूँ तो मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू a। अगर हमें ये सॉल्यूशन दिया गया है मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू a, यानी एक काम करते हैं, हम एग्जांपल से लेते हैं फिर एग्जाम्पल में लिख देंगे। तो पहला मैं बोलूँ मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू 5, ठीक है, बोल सकता हूँ, a छोड़ो, a हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू 5 में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वही मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक में बताया था, क्या करना होता है, वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो जरूरी नहीं है कि वो मॉड्यूलस में लगेगा। आपके पास LHS RHS में कोई भी फंक्शन हो, LHS में अलग हो, RHS में अलग हो, कोई भी फंक्शन हो, आप किसी में भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि LHS में हमेशा मॉड्यूलस होना चाहिए तो ही आप वो लगा सकते हो, नहीं। क्या करना है आपको, LHS का अलग से ग्राफ बनाना है, RHS का अलग से ग्राफ बनाना है, दोनों दूसरे को जहां जहां सेटिस्फाई करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम उसी को यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं LHS का ग्राफ बताऊं तो LHS में हमारा ग्राफ कैसा है, मॉड्यूलस ऑफ x का है, हाँ कि ना। LHS का जो ग्राफ है क्या वो मेरा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का है, हाँ कि ना। और दूसरा जो RHS का ग्राफ है क्या वो y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ है, तो y इक्वल्स टू 5। तो मतलब देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, -5,5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5,5, हाँ कि ना। तो यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, हम बचपन से जानते हैं नंबर ऑफ जीरोस बोलो, है ना, या नंबर ऑफ रूट्स बोलो, तो वो कौन से करते हैं जहाँ पे हमारा x बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो एक ग्राफ दोनों दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं, दो जगह पे मीट कर रहे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -5, ठीक है। दो जगह वैल्यू आएगी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड बोल दूं, अगर यहाँ पे मैं पहली प्रॉपर्टी को स्टैंडर्ड बोल दूं, क्या, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू a, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू a इफ
एक काम करते हैं, हम जितनी प्रॉपर्टी देखेंगे उसको अलग से लिखते जाते हैं ताकि हमारा काम एक साथ हम बाद में रिवाइज कर सकें। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, है ना, इफ ए इज पॉजिटिव, ए हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने फाइल लिया ना, पॉजिटिव वैल्यू ली। इफ ए इज पॉजिटिव देन x बिलोंग्स टू माइनस ए, करली ब्रैकेट में माइनस ए कोमा करली ब्रैकेट में ए। तो ये हमने पहला रूल पढ़ा, क्या, पहली प्रॉपर्टी, यदि मेरा मॉड्यूलस ऑफ x क्या होगा, a के बराबर होगा, तो जो हमारा, अगर a शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, तो जो हमारे x की वैल्यू, जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, माइनस a और a होंगे, ठीक है। तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी देखी। तो वैसे ही सिमिलरली हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ए के बराबर, या अच्छा वापस इसको a बोलो, मतलब मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 5 के बराबर, तो ठीक लगेगा, हाँ कि ना। चलिए, तो अगर मैं बोलूँ तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ है वो कैसा है हमारा, ये बनेगा, ये हमारा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ है, हाँ कि ना, ठीक है। एंड दूसरा जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस 5, तो y इक्वल्स टू माइनस 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये y इक्वल्स टू माइनस 5। तो ध्यान से देखिए, क्या मेरा जो ये ब्लैक वाला ग्राफ है और जो ये रेड वाला ग्राफ है, क्या एक दूसरे को मीट कर रहे हैं कभी भी? आप कोई भी डोमेन में चले जाओ, आप थ्रू आउट द डोमेन में जाओ, क्या कभी एक दूसरे को मीट करेंगे? नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, कि कभी दूसरे को मीट ही नहीं कर रहे। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, तो यहाँ से हम सेकंड प्रॉपर्टी को क्या बोल सकते हैं, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यदि मेरा मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू a, इफ a इज नेगेटिव, इफ a इज नेगेटिव देन x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सॉल्यूशन हमारा आंसर। समझ में आया? तो ये हमारे मॉड्यूलस की सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इक्वल्स टू का प्लस ए कर लिया, ए शुड बी ए पॉजिटिव, अगर ए हमारा पॉजिटिव आता तो हमारे दो सॉल्यूशन आएंगे, क्या क्या होंगे, एक माइनस ए होगा और एक प्लस ए होगा। अगर मैं बोलूँगा अगर ए मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए है, अगर मेरा ए इज नेगेटिव तो कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों ग्राफ कभी दूसरे को मीट भी नहीं कर रहे। तो आप इस साथ साथ में ग्राफ भी बनाते जाइए ताकि आपको प्रॉपर्टी रिमाइंड अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है ना, हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो 99% हमें ये चांसेस होते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी भूल जाते हैं, हाँ कि ना। तो हमें प्रॉपर्टी रिवाइज से कैसे रखनी है, आप ग्राफ से रख लो ना, क्या दिक्कत है, आप ग्राफ से कर लो ना। अगर देखो आप प्रॉपर्टी भूल जाते हो, क्या करोगे, रफ पेज पे 2 सेकंड लगेंगे, हम 2 ग्राफ, तो हम समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग जा रहा है, ठीक है ना। अगर 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप इजीली इसको ग्राफ बना के प्रॉपर्टी को रिमाइंड कर सकते हैं। अगर अच्छे से याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं तो आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं। अब देखो, ये तो हमने इक्वल्स टू की देख लिए, अब इन इक्वलिटी के देख लेते हैं। चलो, पहला थर्ड, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, हाँ कि ना। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट हम बाद में देख लेंगे, हम सिर्फ क्लोज ब्रैकेट के पहले देख लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। चलो, ठीक है। चलो, तो पहले तो हम क्या बना देंगे, हमारा काम वो इतना ही है, पहले मॉड्यूलस ऑफ एक्स बना दीजिए, ये हमारा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 5, y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5, ध्यान से देखो, ये मेरा y इक्वल्स टू 5 बनेगा, ये पॉइंट मेरा क्या होगा, -5,5, है ना। ये पॉइंट क्या होगा मेरा 5,5, ठीक है। एक काम करें, इसको यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन मार सकता हूँ, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -5,0,
और यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन मार देता हूँ, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 5,0। ठीक है, देखो अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो इक्वेशन कहना क्या चाहता है, ठीक है, इक्वेशन कह क्या रहा है कि जो LHS वाले पार्ट है, जो LHS वाला पार्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, RHS वाले पार्ट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। मैं नहीं जानता LHS में क्या है, मैं नहीं जानता RHS में क्या है, बट मैं इनइक्वालिटी को जानता हूँ। तो मैंने क्या बोला, जो मेरा LHS वाला पार्ट है, जो मेरा LHS वाला पार्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, RHS वाले पार्ट से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ क्या, तो जो मेरा LHS वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा RHS वाले पार्ट से बड़ा होना या बराबर होना चाहिए। पहले काम करिए, इसको थोड़ा बना लीजिए ताकि हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो हम उसके अंदर देखने वाले हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इतना बना लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। बस इतना याद रखना, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो LHS वाला पार्ट है वो हमेशा RHS वाले पार्ट से बड़ा या बराबर होना चाहिए, हाँ कि ना। ओके, तो हम यहाँ पे एक बात देखते हैं, क्या LHS वाला जो पार्ट है वो क्या है, उसको मैं ब्लू लाइन से बता रहा हूं, हाँ कि ना। जो LHS वाला पार्ट है वो कौन बता रहा है, ब्लू लाइन बता रही है। ओके, और जो RHS वाला पार्ट है वो कौन बता रहा है, रेड लाइन बता रहा है, हाँ कि ना। जो LHS वाला पार्ट है वो कौन बता रहा है, ब्लू लाइन बता रही है। RHS वाला पार्ट जो है वो रेड लाइन बता रही है, हाँ कि ना। हम हमेशा जानते हैं y एक्सिस की तरफ जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो इंक्रीजिंग वैल्यू होती है, इंक्रीजिंग वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम कह क्या सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम डोमेन में -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक का रास्ता डिफाइन करेंगे और मैं ऊपर देखूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं ऊपर देखूंगा तो मुझे पता करना है कि पहले मुझे रेड दिखेगा कि ब्लू दिखेगा। जैसे कि अगर सपोज कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन सपोज यहाँ पे खड़ा है, आपको दिख रहा है ना, सपोज कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अगर वो ऊपर देख रहा है तो सबसे पहले इसको कौन दिखेगा, रेड, फिर उसके बाद कौन दिखेगा, ब्लू, हाँ कि ना। पहले इसको रेड वाली लाइन दिखेगी फिर ब्लू वाली लाइन दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू पे ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन से बड़ी है। हम ये बात बोल सकते हैं, अगर सपोज कोई पर्सन यहाँ खड़ा है वो ऊपर देख रहा है तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उसको रेड लाइन दिखेगी फिर उसको ब्लू लाइन दिखेगी। इसको मिटा देते हैं, हाँ कि ना। सपोज कोई पर्सन यहाँ पे है तो पहले उसको क्या दिखेगा, रेड लाइन दिखेगा, फिर इसको ब्लू लाइन दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मुझे पहले दिख गया मतलब ये छोटी वैल्यू उससे, हाँ कि ना। तो मतलब इस वाले रेंज, इस वाले पॉइंट पे जो ब्लू वाली वैल्यू है वो रेड वाले से बड़ी है। मतलब हमें वही तो बताना है कि ब्लू वाला रेड वाले से बड़ा या छोटा होगा। तो मतलब जब तक मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से लेके -5 तक ट्रेवल कर रहा हूँ तो उस बार पे हमेशा रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से छोटी है। -इन्फिनिटी से लेके -5 तक मैं जब जा रहा हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी रेड वाली लाइन है वो ब्लू वाली लाइन से छोटी है, हाँ कि ना। अब देखो जैसे ही अगर मैं इस रेंज के अंदर आ जाता हूँ, अब देखो जैसे ही अगर मैं -5 से चलता हूँ तो -5 में अब देखो कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब उसको पहले कौन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, उसके बाद कौन दिख रहा है, रेड दिख रहा है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी गलत हो गई, यहाँ पे इनइक्वालिटी गलत हो गई क्या, कि हमें पहले ब्लू हो गई बाद में रेड हो गई, मतलब उल्टा हो गया, है ना। मतलब उल्टा हो गया कि मॉड्यूलस ऑफ x < 5 हो गया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा हूँ, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक जब डिस्टेंस कवर किया तो उसी डिस्टेंस में क्या हो रहा है, पहले ब्लू फिर रेड, पहले ब्लू फिर रेड, हाँ कि ना। फिर अगर जैसे ही मैंने 5 को क्रॉस किया, 5 को जैसे ही मैंने क्रॉस किया तो मेरी वैल्यू क्या चालू हो जाएगी, वापिस वही हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ध्यान से देखो, तो इस इनइक्वालिटी को कौन फॉलो कर रहा है, जैसे मैं x पे -इन्फिनिटी से -5 तक चला तो हर बार क्या हो रही, ब्लू वाली लाइन डोमिनेट कर रही है रेड वाली लाइन को। -इन्फिनिटी से -5 में रेड वाली लाइन को ब्लू वाली लाइन डोमिनेट कर रही है, यूनियन। फिर 5 के बाद जब मैं चल रहा हूं तो 5 से लेके इन्फिनिटी, तो वापिस कौन डोमिनेट कर रहा है, वापिस ब्लू वाली लाइन रेड वाली डोमिनेट कर रहा है। जो -5 से लेके 5 में उसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, उसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, जिसमें उल्टा हो जा रहा है, RHS LHS को डोमिनेट कर रहा है। मेरी बात समझ में आई, है ना। तो आपको क्या करना है, तो यहां से अगर मैं बोल सकता हूं, अगर मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो जो हमारा सॉल्यूशन आया वो क्या आया है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, हाँ कि ना। इतना समझ में आया,
आया, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी अगर मैं लिखना चाहूं तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, वापिस इफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए इफ ए इज पॉजिटिव, अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, देन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से लेके इन्फिनाइट। हाँ कि ना, ये बात हम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? क्या, अगर मेरा मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यदि a इज पॉजिटिव, तो देन जो हमारा x होगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a और साथ ही साथ a से लेके इन्फिनिटी। आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे a पॉजिटिव है, कहाँ पे a नेगेटिव है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं इसको फोर्थ वाला पार्ट बोलूं, अगर इसको मैं फोर्थ बोलूं, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाता, सेम ही प्रोसेस अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाता, तो इस बार कौन सी लाइन डोमिनेट करती, इस बार ब्लैक वाली लाइन डोमिनेट करती। क्यों? इस बार कहना क्या चाह रहा है, इस बार उल्टा कहना चाह रहा है, क्या जो हमारा RHS होगा वो LHS से बड़ा होना चाहिए। हाँ क्या ना, इस बार ये बोलना चाह रहा है, तो जो RHS वाला पार्ट है वो हमारे LHS वाले पार्ट से बड़ा या छोटा होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इस बार कौन सा पार्ट, देखो इस बार क्या देखना मुझे, इस बार मुझे वो चेक करना है कि इस बार रेड वाली लाइन डोमिनेट कहाँ कर रही है ब्लू वाली लाइन को। तो देखो वापिस वही चीज है, जैसे मैं -5 से 5 में है, जो ब्लैक लाइन हमने बनाई थी, तो इस बार देखो, इस बार ब्लू वाली लाइन क्या है, रेड वाली लाइन के नीचे है, तो मतलब उल्टा हो गया, रेड वाली लाइन डोमिनेट कर रही है ब्लू वाली लाइन को। तो यहाँ से हम जो आंसर बोल सकते हैं, तो क्या आंसर मैं बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -5 से लेके 5। हाँ कि ना, क्योंकि -5 से लेके 5 में क्या हो रहा है, ग्राफ में क्या हो रहा है कि जो रेड वाली लाइन है वो ब्लू वाली लाइन को डोमिनेट कर रही है। हाँ कि ना, समझ में आया। उसी का उल्टा प्रोसेस है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 और 5 से इन्फिनिटी था, तो अगर मैं बोल सकता हूं कि जो लेस देन वाला पार्ट है वो क्या होगा, -5 से 5 होगा, कि इसी पार्ट में क्या हो रहा है, इसी पार्ट में जो रेड वाली लाइन है वो ब्लू वाली लाइन को डोमिनेट कर रही है। तो यहाँ से अगर मैं फोर्थ कॉन्सेप्ट बोलूँ, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूँ, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू a, वापिस इफ a इज पॉजिटिव, ये भी याद रखना, a इज पॉजिटिव, तो देन x बिलोंग्स टू -5 से लेके 5 बोल सकता हूँ, सॉरी -a से लेके a, हाँ -a से लेके a। हाँ कि ना, क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने मॉड्यूलस की 4 प्रॉपर्टी देखी है। हाँ कि ना, पहली इक्वल्स वाली, दूसरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू वाली। हाँ कि ना, बट थर्ड एंड फोर्थ में क्या था, a इज पॉजिटिव था। अब देख लेते हैं अगर a इज नेगेटिव है तो क्या होगा, ठीक है। चलो, तो एक बार इसको इतना बना लीजिए, फिर एक बार समझिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, जल्दी से समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यदि मैं बोलूं नेक्स्ट वाला वही चीज, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। इस बार हम a को क्या ले रहे हैं, -5 ले रहे हैं, ठीक है। इस बार हम a को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। अभी तक हमने a को पॉजिटिव लेके चले थे, अब हम a को नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलो, तो ग्राफ देख लेते हैं। वापिस मेरा मॉड्यूलस ऑफ x कैसा ग्राफ होगा, अच्छा इस बार हम अलग अलग नहीं बना रहे ना, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ x कैसा ग्राफ होगा हमारा, ठीक है, ये y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x है, ओके। नेक्स्ट देखो, y इक्वल्स टू -5, तो y इक्वल्स टू -5 ऐसा होगा। ये मेरा y इक्वल्स टू -5 है, ये इक्वल्स टू ये है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट देखो वापिस LHS RHS की अगर हम बात करें, है ना, वापिस क्या कहना चाह रहा है कि LHS जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। LHS को हमने कौन से लाइन से बताया, LHS हमारी कौन सी लाइन है, ब्लू लाइन है, ओके। तो LHS हमारी ब्लू लाइन है।
और जो RHS है वो कैसी लाइन है, रेड लाइन है, वेरी गुड, ठीक है। तो जो RHS है वो कैसी होगी, रेड होगी, दिख रहा है। LHS जो है वो मेरी ब्लू लाइन है, RHS जो है मेरी रेड लाइन है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए तो देखो ध्यान से, इस बार वापस क्या बोल रहा है, LHS जो है ब्लू लाइन हमेशा क्या होनी चाहिए, रेड लाइन से डोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा हूं, अगर मैं पूरा ही डोमेन में जा रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर जब मैं यहां से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी जा रहा हूं, मैं पूरा का पूरा डोमेन करा, तो पूरे के पूरे हमेशा ही क्या हो रहा है, हमेशा क्या हुआ, हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स था, मतलब जो हमारा LHS था, वो हर बार किसको डोमिनेट कर रहा है, -5 को डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो ना, हमेशा ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन से ऊपर ही है। आप पूरे के पूरे एक्स में जब घूमोगे तो हमेशा ब्लू वाली लाइन जो है वो रेड वाली लाइन से कर रही है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। मतलब पूरे रियल नंबर में घूम जाइए, आपको आंसर क्या आने वाला है, सेम मिलने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी को डिफाइन करूँ तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, बट यहाँ पे हमारा a इज नेगेटिव, यहाँ पे a क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। तो कितने सारे सॉल्यूशन आए, बहुत सारे सॉल्यूशन आए, ठीक है ना, इनफाइनाइट, मतलब पूरी रियल नंबर ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। कब, जब a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a, मतलब या नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आया, हाँ कि ना। अगर मैं इनइक्वालिटी को उल्टा कर देता हूँ, अगर मैं इनइक्वालिटी को उल्टा कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस बार जो है वो क्या होना चाहिए, रेड लाइन ब्लू लाइन को डोमिनेट करनी चाहिए। ग्राफ तो यही रहेगा, ग्राफ तो यही रहेगा। क्या कभी भी मेरा रेड लाइन ब्लू लाइन को डोमिनेट कर पा रहा है, नहीं ना। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सॉल्यूशन, अगेन नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो हमारी फाइनल प्रॉपर्टी होगी, क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू a इफ a इज नेगेटिव, then x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आएगा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, हाँ ना, ये हमारी 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस में, जो हमें याद ही रखनी है। अगर याद रख लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप खुद भी आप ग्राफ की मदद से डिराइव कर सकते हो, जैसे मैंने आज करवाया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होनी चाहिए। एक सेवेंथ प्रॉपर्टी है जिसको हम देखने वाले हैं, ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी है जिसको हम देखने वाले हैं। यदि मेरा a मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू b होगा, हमेशा याद रखना a एंड b शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। a और b हमेशा क्या होने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है। देन x बिलोंग्स टू -b से लेके -a यूनियन a से लेके b, हमारा आंसर आएगा। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे जब लीनियर इक्वालिटी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ग्राफ से बताना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। मुश्किल इन द सेंस कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बट 7 प्रॉपर्टी जो है ये हमें अलजेब्रा में अभी याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस की, है ना, जब भी आज के बाद जिंदगी में आपको मॉड्यूलस अंडर रूट ऑफ x² दिखेगा तो आप इसको क्या करते हो, मॉड्यूलस ऑफ x लिखोगे। ये 8th प्रॉपर्टी भी है जो इम्पॉर्टेंट है। ये 8 प्रॉपर्टी फिलहाल अभी आपके काम आने वाली है, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो इसमें बहुत यूज होने वाला है। ये 8 प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फिलहाल काम की है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मॉड्यूलस में सिर्फ 8 प्रॉपर्टी है, मॉड्यूलस में और सारी प्रॉपर्टी है, 4-5 और आएगी, बट वो अभी तक हमारे काम का नहीं है। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पास करेंगे तो और प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करेंगे मॉड्यूलस की, बट अभी फिलहाल हमारे पास ये 8 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अगर मैं मॉड्यूलस को इनपुट में लगा रहा हूं, आउटपुट पे लगा रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं मॉड्यूलस के अंदर सिग्नम फंक्शन घुसा दूंगा, अगर या तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल फंक्शन होता है साथ में, या आपस में सिग्नम फंक्शन फ्रैक्शनल फंक्शन मिक्स होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल फंक्शन मिक्स होगा, तो क्या ग्राफ में चेंजेस आएंगे वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी। थैंक यू।